हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने डिस्कस किया था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसके बाद हमने बात की डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की। आज आपके सामने एक नया टॉपिक पेश होने वाला, वो है स्टीयरिंग मैकेनिज्म। बट इसको स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मैकेनिज्म। ठीक है डियर, चलिए आइए चलते हैं नए सफर पे, एक नए जोश और नई उमंग के साथ। और साथ साथ आप टॉपिक को नोट करते रहिएगा। हमें क्या डिस्कस करना है? स्टीयरिंग मैकेनिज्म। बट इसको स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी ऑफ अ मैकेनिज्म। तो आइए हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी देखेंगे। इफिशियंसी ऑफ अ मैकेनिज्म, और साथ ही साथ हमको और क्या देखना है? मैकेनिकल एडवांटेज भी देखना है। तो आप लिख लेना, पहले इफिशियंसी करते हैं, इसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज। तो डियर, आप इफिशियंसी की बात की जाए, इफिशियंसी आपने देखा होगा कि कुछ किसी भी चीज की इफिशियंसी निकालना हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ऐसे ही सेम यही कंसेप्ट में यहां यूज करेंगे आज। तो आइए हम बात करते हैं इफिशियंसी की। आप जानते होंगे इफिशियंसी कहीं पे भी यूज किया जाए तो डिनोट किससे करते हैं? ईटा से। ईटा सिंबल आपने देखा होगा, ईटा। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। सेम ऐसे ही हम लेते हैं आउटपुट पावर, पीओ लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पीओ, पीआई, PO upon PI. What is P? Dear, what is P? P is the power. P is the power. और आप जानते हो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। डियर, यहां पे बात की W होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। F D by T। डियर, D by T मींस V होता है वेलोसिटी। तो बात आपको समझ में आ गई ना? पावर है तो हम इसको F इंटू वी कर सकते हैं। डियर, F इंटू वी। तो आइए हम यहां पे लिखते हैं F O V O अपॉन इनपुट पावर F I इंटू V I। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। आइए सिमिलरली, ये था जब लीनियर मोशन हो रहा हो तो वहां पे हम फोर्स लेंगे और वेलोसिटी लेंगे लीनियर। ऐसे ही अगर मोशन हो एंगुलर तब क्या होगा? F की जगह डियर हो जाएगा टार्क। तो आउटपुट टार्क अपॉन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी डियर। ऐसे सेम यहां पे क्या है? Fi। अब यहां पे हम क्या देंगे? आउटपुट टार्क एंड सॉरी इनपुट है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनपुट। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, PO अपॉन PI इक्वल टू F O VO अपॉन FI VI इक्वल टू टाउ ओमेगा O अपॉन टाउ I ओमेगा I। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के। डियर, किसकी? मैकेनिकल एडवांटेज लिख लो, MA शॉर्ट फॉर्म में करते MA, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म, ऑफ अ मैकेनिज्म, ऑफ अ मैकेनिज्म, ऑफ अ मैकेनिज्म। MA मींस मैकेनिकल एडवांटेज। डियर, MA। अच्छा ये बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। जितना लोड उठाया गया और उस लोड को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जितना एफर्ट लगाया गया। तो आप लिखो लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। और डियर, बात रही लोड की, तो लोड आप जानते हो FO। भाई यही तो आउटपुट लोड है, यही तो आउटपुट लोड है, इसी को हमको उठाना है। तो ठीक है, और एफर्ट क्या है? FI है हमारा, यहां से देख लो FI। भाई किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी पे लोड जो है वो कितना है? उसका आउटपुट FO। और उस लोड को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, राइज करने के लिए एफर्ट कितना लगाया गया? FI। ये बात समझ में आपको आ गई कि नहीं? वेरी गुड, आ गई तो अच्छी बात। चलिए अब चलते हैं हम आगे। डियर, आप ये बताओ, ये क्या है? इफिशिएंसी ईटा, और ये क्या है? FO और FI। इसके टर्म में अगर हमको चेंज करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो और आप बको, ये है FO अपॉन FI है ना? वेरी गुड। ये पार्ट इधर रखा, हम इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो देखना आप क्या आ जाएगा? VI अपॉन VO इंटू ईटा। ये आएगा कि नहीं आएगा? आप यहां से देख लो। भाई VI यहां गया, VO अपॉन में आ गया, ईटा लग गया। वही तो मैंने किया। सिमिलरली ऐसे ही आप एंगुलर के लिए कर सकते हो। भाई एंगुलर मोशन अगर हो रहा होगा तब, एंगुलर मोशन अगर हो रहा हो
तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे ही ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ ईटा। और ईटा कैसा है ये कैसा है मैकेनिकल या फिर मैकेनिज्म का, लिख दो मैकेनिज्म MECH इफिशिएंसी या मैकेनिज्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अरे गेटिंग माय पॉइंट, ओके डियर, वेरी गुड। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे और अब स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग मैकेनिज्म। जिस टॉपिक की बात करने जा रहा था, जहां से स्टार्ट करना था आज का, वहां की हम बात करेंगे और स्टीयरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो इफिशिएंसी आपने देख लिया, मैकेनिकल एडवांटेज भी देख लिया, किसी मैकेनिज्म की निकालना हो तो चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म। डियर आपने स्टीयरिंग सुना होगा ऑटोमोबाइल में, भाई अगर आप फोर व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो तो स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग की ही बात हो रही है। तो वहां पे स्टीयरिंग तो आप देखते हैं कि वो सर्कुलर रहेगी या फिर स्ट्रेट ऐसे रहेगी, ऐसा कुछ होता है ना, बट उसके लिए पीछे कुछ मैकेनिज्म होती है कि हम इसको टर्न कराए इधर तो हमारी व्हीकल जो है रोटेट टर्न कर जाती है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कैसे होता है, उसमें कुछ मैकेनिज्म होती है। बट अगर आपको उसका फिगर देखना है तो मैं फिगर तो नहीं बनाऊंगा, वो आपको देखना है तो वो आपके लिए गूगल बाबा है। अदरवाइज मैं बाद में आपको पावर पॉइंट में PPT बना के दिखाऊंगा, तब चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। बट उसका एग्जाम में कोई यूज नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं आता कि उसका फिगर कैसे होता है। जो मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो वहां से एराइज होता है। तो उन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में केवल रख लेना है, उन पॉइंट्स को ही अपने माइंड में रखना है डियर, और कुछ भी नहीं करना है। तो बात आपको समझ में आ रही है ना? हम क्या करने जा रहे हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। देखो एक सुंदर सा फॉर्मूला है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म कब कब अप्लाई होगा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तब तक वो सेटिस्फाई करेगा कि वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म ही है। cot phi माइनस cot थीटा इक्वल टू C बाई D। ये कहां से फॉर्मूला आ गया भाई, इसकी बात करने चल रहे हैं हम। ये फॉर्मूला राइज कहां से हो गया, कहां से आ गया? देखो हमें फॉर्मूला प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रूव दिस फॉर्मूला। ओके आइए, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम, तो हमें ज्यादा प्रूविंग की नहीं जाना है, हमें तो आना एग्जैक्ट कि माइंड में क्या रखना है, उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो मैं एक फोर व्हीलर बनाता हूं, आप उसको देखना और समझने की कोशिश करना। ये एक डायग्राम ऐसे ही सिंपल डायग्राम, एक्चुअल मत समझ लेना कि कार है आपकी। दिस इज व्हील, दिस इज व्हील, दिस इज व्हील एंड दिस इज व्हील। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। एंड दिस इज बी, व्हील बेस, एंड दिस इज सी। कोई प्रॉब्लम है इतने में? और यहां से यहां तक अगर लेंगे ना तो हो जाएगा एक्स, बट हमें उतनी कोई नीड नहीं है तो हम सी ही लेते हैं। ये किसकी है? ये लेफ्ट और राइट एक्सल की डिस्टेंस है सी, बट रियर और फ्रंट एक्सल की बीच डिस्टेंस या फिर व्हील बेस कितना है बी। तो बात समझ में आई? वेरी गुड। अब ये बताओ व्हाट इज दिस एंगल एंड व्हाट इज दिस एंगल। ये एंगल कौन सा है? विच इज दिस आउटर एंगल। कैसा डियर? आउटर एंगल। ये हो गया ना। बात करें अगर दिस एंगल, ये एंगल है थीटा, इनर एंगल, इनर एंगल। ओके अच्छा ये बताओ ये आउटर इनर कहां से आ गया भाई? अगर ये ऐसे व्हीकल जा रही थी और इसको रोटेट करने की जरूरत पड़ गई, तब बात आई कि ये जो व्हील है ये ऐसे रोटेट करेगा और ये ऐसे, तब आती है आउटर और इनर की बात होती है डियर। तब बात होती है आउटर की और इनर की। तो आपने देख लिया स्टीयरिंग मैकेनिज्म, और ये कहाँ यूज होता है? ऑटोमोबाइल में यूज होता है डियर। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑटोमोबाइल में। तो बात समझ में आ रही है किस चीज के लिए यूज होता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल। चलिए आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टीयरिंग मैकेनिज्म हैं जो यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपको जो देखना है वो है अकरमैन, अकरमैन ACKER, अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आपको? स्टीयरिंग मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके वेरी गुड। ऐसे पॉइंट को गेटिंग करते रहना बस, और कुछ नहीं करना, और पॉइंट्स को नोट करते जाना। और साथ ही साथ अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर भी करते रहना। इससे हमें क्या मिलता है? बूस्टअप मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने
प्रेजेंट होते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। डियर अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, देखो ये मैकेनिज्म जो है ना, ये यूज कहाँ होता है डियर? ये ऑटोमोबाइल में यूज होता है डियर, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। ओके डियर, वेरी गुड डियर। इस मैकेनिज्म का आपको फिगर नहीं बनाऊंगा मैं, जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा पेयर होता है? टर्निंग पेयर, ओनली टर्निंग पेयर होता है डियर, यहाँ पे ओनली टर्निंग, यही इसका प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है डियर? ऑटोमोबाइल में यूज होता है। एंड जो इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म है ना, बात ये फायदा है कि इसकी लाइफ जो है डियर वो ज्यादा होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। लाइफ इज वेरी हाई, लाइफ इज वेरी हाई, लाइफ इज वेरी हाई। अब कितनी होती है? नियरली अबाउट 15,000 टू 16,000, 50 टू 16, सॉरी 50,000 टू 60,000, मीन्स 50,000 से 60,000 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। और जब लाइफ हाई है मीन्स वियर एंड टीयर लेस होगा, वियर एंड टीयर इज लेस, वियर एंड टीयर इज लेस। वेरी गुड, ये पॉइंट भी अच्छा है आपके लिए। और एग्जैक्ट एट 3 पोजीशन, एग्जैक्ट एट 3 पोजीशन, कहां कहां पे आओ उसको भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट एट 3 पोजीशन, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा मिड पोजीशन, कहां पे डियर? मिड पोजीशन, प्लस 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन, 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन, 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन, 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो डियर ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। आइए अब इसको हम एज करेंगे और नेक्स्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो ये आपने देख लेना 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन। 2 अदर एक्सट्रीम पोजीशन मींस एंड पॉइंट की बात हो रही है डियर, जो एंड पॉइंट होंगे वहां पे, मींस एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। वेरी गुड, ये पॉइंट भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया हमने और आपने देख लिया। चलिए अब मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म कौन सी है डियर? जो नेक्स्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म है हमारी वो है कौन सी? वो है हमारी डेविस। डेविस, इसके बाद हम बात करेंगे रैप्सन की डियर, किसकी? रैप्सन। तो टोटल 3 स्टीयरिंग मैकेनिज्म आपको स्टडी करनी है, वही यूज में भी है। देखो सेकंड का जो है ना, अभी बताऊंगा, उसका कोई यूज ही नहीं है, वो आपको बताया जाता है और काफी अच्छा भी है, बट वो यूज नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकल ही नहीं है। कोई चीज जब अगर इकोनॉमिकल नहीं होती है तो वो यूज भी प्रॉपर आ नहीं पाती है, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना, और जब अगर ये नहीं हो पाया तो बेकार है सारी चीजें। तो डियर सेकंड क्या है हमारा? सेकंड हमारा जो है वो है डेविस। लिखो डेविस, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो आपने देखा, देखो यहां पे जो है ना टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर दोनों भी आएंगे डियर, टर्निंग पेयर प्लस स्लाइडिंग पेयर। देखो स्लाइडिंग आ गया ना, इसी स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पे वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर ड्यू टू स्लाइडिंग पेयर। इसी स्लाइडिंग की वजह से ही वियर एंड टीयर आते हैं। जब वियर एंड टीयर आ गया तो लाइफ क्या हो जाएगी? लेस, लाइफ इज लेस, लाइफ इज लेस। और कितनी होती है डियर इसकी? 500 टू 600 ओनली, 500 टू 600 किलोमीटर। तो बात कैसी लगी? नॉट इन यूज भाई, अगर कोई स्टीयरिंग इतनी कम चली तो हम क्यों लगाएंगे? हर 500 किलोमीटर पे हम स्टीयरिंग ही चेंज कराते रहेंगे, कोई फायदा है क्या ऐसी चीजों को? कि हम गए, पता लगे हमें अगर जाना पड़ गया 500 किलोमीटर, स्टीयरिंग फेल्ड, स्टीयरिंग ही फेल हो गई, तो कोई फायदा नहीं, नो बेनिफिट, नॉट इन यूज्ड, नॉट इन यूज्ड। ठीक है, वेरी गुड। एग्जैक्ट एट ऑल पोजीशन, इसकी खास बात क्या है कि सभी पोजीशन पे एग्जैक्ट वर्क करता है।
एग्जैक्ट एट ऑल पोजीशन, ये इसके लिए थोड़ी अच्छी बात थी, बट ये रॉन्ग है, लेस है ना लाइफ, तो ये बात भी आपने देख ही लिया। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड। ये थर्ड कौन सा है? रैप्सन। कौन सा? रैप्सन। रैप्सन क्या है हम उसकी बात करेंगे। रैप्सन, रैप्सन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, रैप्सन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, रैप्सन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। देखो यहां पे जो है ना, यहां पे भी टर्निंग पेयर प्लस स्लाइडिंग पेयर होता है। टर्निंग पेयर प्लस स्लाइडिंग पेयर आपका होता ही होता है। डियर ये कहां यूज होता है? ये शिप्स में यूज होता है, लिख लो, यूज्ड इन शिप्स। ये बात आपको अच्छी लगी? और यहां पे आप लिख लो, उसमें लिखा तो है ऑटोमोबाइल ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहां यूज होगा? टर्निंग पेयर प्लस। और यहां पे कैसा होता है? क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, ये आपका होगा क्रॉस्ड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रॉस्ड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म। ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड, अच्छी लगा मुझे सुन के ये कि टर्निंग पेयर प्लस स्लाइडिंग पेयर होगा, शिफ्ट में होगा। और इसमें कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है? क्रॉस्ड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डियर ये मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होती है। तो इन पॉइंट्स को आपने देखा ना, रैप्सन स्टीयरिंग मैकेनिज्म कहाँ यूज होती है डियर? ये होती है शिप्स में यूज। ये पॉइंट अच्छा लगा, वेरी गुड। आइए अब हमने स्टीयरिंग मैकेनिज्म तो देख लिया, अब हम नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट पे और डिस्कस करने वाले इंटरमिटेंट मोशन क्या होता है। क्या होता है इंटरमिटेंट मोशन? जल्दी से उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। स्ट्रेट लाइन में भी टू होगा, एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट। तो पहले हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं डियर? हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म की। इंटरमिटेंट मींस क्या होता है डियर? रुक रुक के, मतलब कि जो मोशन होगा वो कैसा होगा? वो हमारा कॉन्टिन्यूअस ना होके पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक विथ कॉन्टिन्यूअस ब्रेक। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसको भी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे प्रॉब्लम क्यों होगी? इंटरमिटेंट वर्ड आपने सुना, चीजें अपने आप क्लियर हो गई हैं, सारी बात अपने आप ही क्लियर हो गई है कि क्या होता है इंटरमिटेंट। तो टॉपिक को आप लिखिएगा इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, और फिर इसके बाद हम जल्दी से डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म। लिखो आप इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म। ओके डियर, वेरी गुड। देखो इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, इंटरमिटेंट मींस रुक रुक कर। और अगर डिफिनेशन आपको देनी है तो क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन विथ कांस्टेंट ब्रेक। लिखी लो भाई, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन विथ कांस्टेंट ब्रेक, विथ कांस्टेंट ब्रेक, विथ कांस्टेंट ब्रेक्स एट आउटपुट, एट आउटपुट, एट आउटपुट, एट आउटपुट with respect to, with respect to, with respect to given continuous input, continuous input। तो डियर ये बात आपको समझ में आई कि इनपुट जो देंगे हम, जो इनपुट एनर्जी देंगे, इनपुट फोर्स लगाएंगे, वो कैसा होगा? वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूस रहेगा, धक्का धक धक्का धक। कैसा रहेगा? इनपुट कॉन्टिन्यूस होगा, बट जो पीरियोडिक मोशन होगा मींस जो आउटपुट रहेगा ना, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा डियर। वो कैसा होगा? पीरियोडिक मोशन चलेगा, ब्रेक, चलेगा, ब्रेक, मींस रुक रुक के चला, ब्रेक, चला, ब्रेक, ब्रेक। तो बात आपको समझ में आ रही है कि वहां पे क्या होगा? ब्रेक आएगा बार बार, दौड़ा रुका, दौड़ा रुका, रन स्टॉप, रन स्टॉप, ऐसे मींस पीरियोडिक मोशन तो होगा बट कॉन्टिन्यूस ब्रेक के साथ। तो बात आपको समझ में आ गई ना? यहाँ पे दो मैकेनिज्म यूज होती है, एक होती है जिनेवा एंड सेकंड होती है रैचेट मैकेनिज्म। आइए उसको भी देखते हैं।
फर्स्ट है आपकी जिनेवा मैकेनिज्म। जिनेवा मैकेनिज्म, डियर क्या होती है जिनेवा मैकेनिज्म और क्या होती है रैचेट, दोनों को देखेंगे। जिनेवा मैकेनिज्म एंड रैचेट मैकेनिज्म, जिनेवा मैकेनिज्म एंड रैचेट मैकेनिज्म। डियर जिनेवा मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये मैकेनिज्म जो है यूज होता है इंडेक्सिंग ऑफ मिलिंग मशीन, इंडेक्सिंग ऑफ मिलिंग मशीन। तो लिख लो पॉइंट को, नोट करो, इंडेक्सिंग ऑफ मिलिंग मशीन, ऑफ मिलिंग मशीन, इंडेक्सिंग ऑफ मिलिंग मशीन। डियर इंडेक्सिंग मिलिंग मशीन मतलब इंडेक्सिंग ऑफ प्लेट, जो वहां पे मिलिंग मशीन में प्लेट रहती है ना, और जो प्लेट होती है ना वो सर्कुलर होती है ऐसे, उसमें अलग अलग होल डायमीटर पे होल बने होते हैं और नंबर डिसाइड होता है कितने नंबर होल कितने प्लेट रहेगी, ऐसे ही अलग अलग डायमीटर पे बने रहते हैं। तो वहां पे लॉकिंग हो जाती है, वहीं पे इंडेक्सिंग वही है, उसके हिसाब से उसमें इंडेक्सिंग डियर डिसाइडेड रहती है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, कुछ ऐसे ही अलग अलग डायमीटर के बने रहते हैं होल्स, नंबर ऑफ होल्स इन दिस डाया इन दिस डाया ऐसे रहते हैं। तो किस में होते हैं? इंडेक्सिंग इन प्लेट। तो आप लिख लो इंडेक्सिंग इन प्लेट, इंडेक्सिंग इन प्लेट। तो ये बात आपको समझ में आई, वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं रैचेट मैकेनिज्म। ये जो रैचेट मैकेनिज्म है ना, ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आपके क्लॉक्स में। किसमें? क्लॉक्स में। ये यूज होगा आपके क्लॉक्स में। फिर क्लॉक्स में बात हो रही तो मोशन ऑफ एनी हैंड, किसी भी मोशन, किसी भी हैंड का, कितनी हैंड होती है? अरे सुई की बात हो रही है। मोशन ऑफ एनी हैंड, अरे मिनट हैंड होती है, आवर हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है। किसी भी हैंड का जो मोशन होता है वो कैसे होता है? कौन सा मैकेनिज्म सेट होता है? रैचेट मैकेनिज्म, मोशन ऑफ एनी हैंड। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, रैचेट जो है ना वो और भी कहीं लगा होता है, और कहाँ आपको समझ में आएगा? आपने शेपर मशीन देखा है क्या? शेपर में भी रैचेट मैकेनिज्म यूज होता है, वहां पे भी बार बार आके लॉक हो जाया करता है रैचेट। तो वो मोशन, जैसे कि ये आप पढ़ोगे प्रोडक्शन में, जब हम मशीनिंग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। शेपर मशीन जब पढ़ोगे ना तब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये है इधर ऐसे थर्ड स्प्रॉकेट टाइप का डिजाइनिंग होता है, और यहाँ पर रैचेट जो है चलता रहता है, ये बार बार स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है, ये बार बार आके लॉक कर देगा, ये रोटेट करता रहेगा, इधर गया फिर इसमें आगे फंसेगा, फिर रोटेट करेगा, इधर आएगा फिर और ये ऊपर नीचे होता है, एज ए फॉलोवर वर्क कर रहा है, कुछ और नहीं। तो ऐसी चीजें होती हैं जिनेवा मैकेनिज्म और रैचेट मैकेनिज्म में। तो ये बात आपको अच्छी लगी? चलिए आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसको जल्दी से मैं इरेज करता हूं, और तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए पॉइंट्स को, क्या क्या मैंने डिस्कस कर दिया है, और नया टॉपिक आप डाल लीजिए। स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, वहां पे डिस्कशन स्टार्ट होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा, वहां पे दो तरह की बात होगी, एक एग्जैक्ट स्ट्रेट होगी, एक हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। देखो जो अप्रोक्सीमेट वाला केस है ना, वहां पे जब मैं बताऊंगा आपको, तो कोई अगर लॉन्ग रेडियस कर्व है, कर्व ऑफ लॉन्ग रेडियस, तो वो कैसे सपोज करेंगे? अप्रोक्सीमेट। भाई बहुत ज्यादा रेडियस का अगर कोई कर्व होगा तो सपोज कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन ही होगा बट अप्रोक्सीमेट। तो टॉपिक लिखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो आइए इसको भी देखते हैं। डियर ये बात आप सुनो, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म जब होगा ना, ये कुछ और नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ सिंपल मैकेनिज्म की है। एक्सटेंशन ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म, एक्सटेंशन ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। तो ये बात आपको
समझ में आई? सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा है ना आपने? अरे 4 बार वगैरह नहीं पढ़ा है? 4 बार सिंगल स्लाइडर सारी चीजें पढ़ा है ना? तो बस वही तो। और ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ लिंक पेयर लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ लोअर पेयर लिखो, मैकेनिज्म ऑफ लोअर पेयर, लोअर पेयर। तो ये भी अच्छा लगा होगा सुन के पॉइंट आपको कि हमें तो 2-2 पॉइंट मिल गया। तो आपने 2 पॉइंट देख लिए ना, चलिए कोई नहीं। अब लिख लिए ए आपको देखना है। ए क्या है? वो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट को हम एसटी लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, मोशन मैकेनिज्म। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? प्रॉब्लम होगी तो ना बोलते जाना, ठीक है? वेरी गुड। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। तो क्या होगी? एग्जैक्ट स्ट्रेट होगी। उसमें फर्स्ट आपको जो देखना है वो कौन सा है? फर्स्ट, जो फर्स्ट देखना है डियर, देखो फर्स्ट जो है ना वो है आपका हर्ट्ज मैकेनिज्म, हर्ट्ज मैकेनिज्म, हर्ट्ज मैकेनिज्म। पहले सारे की नेमिंग कर दूं जितने भी हैं, इसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करो। देखो डिस्कशन कुछ करना नहीं है, बस कल पॉइंट्स आपको सारे माइंड में रखना है बस। बाकी फिगर वगैरह आपके, अगर इसके मोशन की कैसा मोशन होता रहता है इसको पीपीटी में दिखाऊंगा मैं। सारे मैकेनिज्म को बोला है पीपीटी में दिखाने के लिए, बट आपको अगर क्यूरियोसिटी ज्यादा हो रही होगी तो गूगल बाबा जिंदाबाद, उसको आप देख लेना, ठीक है ना? आइए हर्ट्ज मैकेनिज्म, हर्ट्ज मैकेनिज्म है। इसके बाद स्कॉट रसेल, स्कॉट रसेल, स्कॉट रसेल है, स्कॉट रसेल मैकेनिज्म। थर्ड मॉडिफाइड स्कॉट रसेल, मॉडिफाइड, देखो मॉडिफाइड मत करना, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्कॉट रसेल मैकेनिज्म। तो डियर आइए हम बात करते हैं हर्ट्ज मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं और स्कॉट रसेल एंड मॉडिफाइड स्कॉट रसेल में। तो देखो आप हर्ट्ज मैकेनिज्म जो है यहां पे टोटल आपकी 6 लिंक, एल्वेंस लिंक, ओके। ऐसे ही स्कॉट, जब बात आती स्कॉट रसेल एंड मॉडिफाइड स्कॉट रसेल, तो यहां पे टोटल लिंक होती है 4। कितने डियर? 4 लिंक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ ही गई होगी आई थिंक। और आप देखो, लिखो, देखो यहां पे जो होती है स्कॉट रसेल एंड मॉडिफाइड स्कॉट रसेल, यहां पे सिंगल स्लाइडर होता है। 4 लिंक तो होगा ही होगा, और उसमें क्या होगा? एक सिंगल स्लाइडर। लिख लो सिंगल स्लाइडर। ये बात सुन के आपको अच्छा लगा होगा कि एक स्लाइडर भी मिल गया। भाई स्लाइडर जहां भी आता है आपको मजा आता ही आता है। तो ये क्या है? यहां पे भी सिंगल स्लाइडर होगा। तो ये 2 पॉइंट आपने देख लिया ना कि क्या होगा इसमें। हर्ट्ज में 6 लिंक होगी, स्कॉट रसेल में क्या होगा? आपको 4 लिंक होगी, मॉडिफाइड स्कॉट रसेल में भी क्या होगा? 4 लिंक होगी। साथ ही साथ सिंगल स्लाइडर भी मिल जाएगा आपको, कोई नहीं। आइए हम चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी में क्या है? अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। लिख लो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, मोशन मैकेनिज्म। तो चलिए चलते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। भाई एग्जैक्ट होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है? सिमिलरली एग्जैक्ट। अब एक पॉइंट आप लिखो, कर्व ऑफ वेरी लार्ज रेडियस, वेरी लार्ज रेडियस का जो कर्व होगा वो क्या होगा? कर्व ऑफ वेरी लार्ज रेडियस, ऑलमोस्ट, अधिकतर कैसा होता है? वो होता है हमारा अप्रोक्सीमेट रेडियस, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ये बात अच्छी लगी? चलिए अब आप देखो पॉइंट्स। नंबर 1 ग्रॉस हॉपर मैकेनिज्म। देखो ग्रॉस हॉपर मैकेनिज्म, तो ये पॉइंट्स हमने देख लिया। आइए कोई नहीं, ग्रॉस हॉपर मैकेनिज्म। इसके बाद
आपको क्या देखना है, ग्रॉसहॉपर मैकेनिज्म होने के बाद डिस्कशन करना है नेक्स्ट 2 नंबर। आपको करना है यहाँ पे क्या डियर, ग्रॉसहॉपर हो गया ना, रॉबर्ट्स मैकेनिज्म डियर। सेकेंड सीबी सेफ, स्पेलिंग लिखो तो समझ में आएगा, TCHE, सीबी सेफ्स मैकेनिज्म डियर। फोर्थ, ये टी मत पढ़ना, सीबी सेफ्स मैकेनिज्म। आती बात फोर्थ की, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। इसको आपने देखा भी होगा अगर ट्रेनिंग करने गए होगे तो। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, वोकेशनल। पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। देखो पेंटोग्राफ मैकेनिज्म में जो है लिंकेज मिलती है वो पैरेललोग्राम लिंकेज मिलती है डियर। कैसे लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज मींस मैकेनिज्म ही होता है, कुछ और नहीं होता है। नहीं तो आप सोच लो कुछ और होता है डियर। बात 5 नंबर की, व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो आपने देखा इन पॉइंट्स को, बड़ा ही क्लियरली तरीके से आपने देखा होगा और समझ ही गए होंगे आपकी होता क्या है ये। तो आप देखो यहां पे जो है ग्रॉसहॉपर, रॉबर्ट्स, सीबी सेफ्स, पेंटोग्राफ और व्हाट्स इंडिकेटर, इन सब में होते हैं डियर 4 लिंक। लो ऐसे कर लो, सीधे ऐसे बनाओ, 4 लिंक मैकेनिज्म है, या बोल दो आप सीधे 4 बार मैकेनिज्म। दीज ऑल आर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म्स। बट व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म में सिंगल स्लाइडर भी मिलता है आपको, तो लिख लो आप सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। नहीं मैकेनिज्म नहीं ना, केवल सिंगल स्लाइडर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो हमने देख लिया बड़ी क्लियरली चीजों, पॉइंट्स को समझ लिया एक एक करके, और इन पॉइंट्स को ही आपको रखना ना। सीधे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर ऑप्शन दे दिया हर्ट्ज मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म है, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म है कि नहीं, और उसके अंदर कभी पूछ लेगा कि हर्ट्ज मैकेनिज्म एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म है या फिर अप्रॉक्सीमेट, तो क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो आप कर लोगे। ऐसे इधर ग्रॉसहॉपर पूछ लेगा, रॉबर्ट्स पूछ लेगा, सीबी शेप्स पूछ लेगा, पेंटोग्राफ के बारे में पूछ लेगा, और कभी कभी तो व्हाट्स इंडिकेटर के बारे में भी पूछ लेता है। तो आपने आज देखा कि एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। तो हमने स्टार्टिंग आज कहां से की, हमने फर्स्ट देखा मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मैकेनिज्म। फिर हमने क्या डिस्कस किया, हम फिर आए स्टीयरिंग मैकेनिज्म में। स्टीयरिंग मैकेनिज्म में हमने आपको फॉर्मूला बताया, cot phi माइनस cot थीटा इक्वल टू C/B। बड़ी सुंदर सा फॉर्मूला था, आपने देख लिया और समझ गया। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होगा। ये बात समझ में आई, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या डिस्कस किए, हमने बताया 3 टाइप्स के मैकेनिज्म स्टीयरिंग यूज होते हैं, कौन कौन से, अकरमैन, डेविस एंड ट्रैप्सन। फिर इसके बाद हमने बताया आपको इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, इस पे भी आए। वहां पे आपको 2 मैकेनिज्म दिखा, कौन सा, फर्स्ट आपको दिखा जिनेवा मैकेनिज्म, सेकंड दिखा आपको रैचेट मैकेनिज्म। इन दोनों मैकेनिज्म को भी हमने देखा। फिर हमने आए स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, वहां पे आपको फर्स्ट दिखाया गया स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, सेकंड दिखाया गया अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। तो इसमें भी आपने 3 देखा, उसमें 5 देखा। 3 में क्या देखा, हर्ट्ज एंड सेकंड स्कॉट रसेल, थर्ड मॉडिफाइड स्कॉट, ग्रासहॉपर, रॉबर्ट्स एंड सेकंड सीबीसेप्स एंड फोर्थ पेंटोग्राफ एंड लास्ट वन इज व्हाट्स इंडिकेटर। इन सारे पॉइंट्स को बड़ी ही क्लियर तरीके से आज हमने देखा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और तब तक के लिए आपको करना क्या, कांस्टेंट होके कंसंट्रेट स्टडी करते रहना है और साथ साथ एंजॉय भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुश रहना है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस मिलते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।